ताबिंदा का केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मैंने तो आपको बहुत रास्ते दिखाए लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आया। सब नाकाबिले अमल थे। जी मुझे तो लगता है कि मेरा भाई इस दुनिया में ही नहीं, वरना वो मुझे जरूर फोन करता। बस क्या सलाह की बिना पर तो कार्रवाई नहीं की जा सकती। शक की बुनियाद पर आप आफाक को गिरफ्तार तो कर सकते हैं ना। डेड बॉडीज पोस्टमार्टम के लिए भिजवा रहे हैं। जुमैरा साहिबा, क्या आपको यकीन है कि वो लाश ताबिंदा की ही है? बर्फ पे चलने से, बर्फ पे चलने से मुझसे मिलने की फुर्सत मिल गई आपको? अरे बेटा, इन प्रेस वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा। बड़ी मुश्किल से छुपता छुपाता आया हूं। शुजात चाचा क्या कर रहे हैं? अब तक मेरी जमानत क्यों नहीं हुई? मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। मैंने तो नुमैरा से रहम की भीख मांग के भी देख लिया। नुमैरा को तो उसी वक्त ठिकाने लगा दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। और हाँ, चाचा जी को बता दीजिए कि मुझे जल्द से जल्द यहां से निकाले, नहीं तो उनका करोड़ों का नुकसान नहीं होगा बल्कि थोड़े दिन बाद उन्हें भी यहीं आना पड़ेगा। मैं कोई वकील करता हूँ। कोई बड़ा वकील तुम्हारा केस लेने को तैयार नहीं। बाबा, आप तिजोरियों के मुंह खोलेंगे तो कुछ होगा ना। आप कुछ सहाफियों को खरीदिए, मीडिया पर उन दोनों का मुंह तोड़ जवाब देना है। मुझे तो यूं लगता है जैसे ये पूरी सहाफी बरादरी ही हमारी दुश्मन हो गई है। मेरी जरा सी गफलत से माजिद बच गया, वरना किसी का बाप मुझे नहीं पकड़ सकता था। ठीक है बेटा, मैं अब चलता हूँ। गांव जाकर अपने मुरीदों को जमा करके कुछ करने की कोशिश कर। रुकें बाबा, देखें, हमें ऐसे वकील की जरूरत है जो पुलिस को रिश्वत देकर ये केस खत्म करवा ले, नहीं तो इस केस को इतना कमजोर कर दे कि मैं रहा हो सकूं। हाँ, मैं ऐसे चंद वकीलों को जानता हूँ जो ये काम कर सकते हैं। और सुने, देखें जल्दी करें और इन संतरियों की मुट्ठी गर्म करते जाइएगा ताकि यहाँ मेरे खाने पीने का इंतजाम ढंग से हो सके। हो जाएगा, तो फिक्र मत करो और हिम्मत रखो। या अल्लाह पाक, सही तो करी। मैंने बड़ी कोशिश की कि मेरे बच्चे राह रास्ते आ, अपने बच्चों को राह रास्ते पे नहीं ले सकी। मेरी कोशिश नाकाम हो गई। मेरे मालिक, मेरे तो मुझे हिम्मत दी, मैं अपने रास्ते पे साबित कदम रहूं। मेरी मदद कर। मैं बेगुनाहों को अपने बेटों के हाथों कत्ल होते नहीं देख सकती। कैसे डराऊं उनको तेरे गजब से, तेरे कहर से। तू रहम कर दे मेरे मालिक, तू रहम कर दे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम दादी माँ। कैसे हो मोहसिन बेटे? मैं ठीक हूँ। आफाक के बारे में सुनकर मुझे काफी अफसोस हुआ। तुम घर वापस आ जाओ। खैरियत दादी माँ, कोई खास काम है? मैं तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रोकूंगी। ठीक है दादी माँ, मैं आता हूँ चंद दिन में। ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे आपका ही इंतजार था। कैसे हो? शर्म आती है? ये क्या कह रहे हो? खुद पर नहीं, अपने मिनिस्टर चाचा और अपने एमपीए बाप पर। 24 घंटे हो चुके हैं हवालात में मुझे। आप दोनों आखिरकार कर क्या रहे? ज़कावत कोशिश कर रहा होगा, तुम फिक्र न करो। चाचा जी, पुलिस ने सिर्फ 2 जर्नलिस्ट के कहने पर मुझे अंदर कर दिया और आप इतने इत्मीनान से बातें कर रहे हैं। बात उन दोनों की नहीं है। सबसे बड़ा वादा माफ गवाह तुम्हारा अपना आदमी माजिद है। और पता नहीं और कौन कौन तुम्हारे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो क्या आप मेरी खैरियत पूछने के लिए आए हैं? आफाक, हमारे माल का क्या होगा? हमें जितनी जल्दी हो सके अपने असलहे के जखीरे को बेचने की कोशिश करनी चाहिए। चाचा जी, आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं जानता हूँ तुमने काम ही ऐसा किया है। अच्छा, मेरे कामों ही ने आपके खजाने बैरून मुल्क भरे। तुम ऐसा करो, मुझे माल के ठिकाने बता दो, मैं माल को ठिकाने लगाता हूँ। वाह चाचा जी, सुना था जब जहाज डूबने लगे तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़कर भागते हैं। देखो आफाक, तुम्हारे असलहे और नारकोटिक्स के काम में मेरे करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। मैं माल खरीदने वालों का बंदोबस्त करता हूँ। ये वक्त मुनासिब नहीं है। पुलिस ने हमारी हर हरकत पर नजर रखी हुई है। तूफान थम जाने का इंतजार करें। मैं कहता हूँ आफाक, यही वक्त मुनासिब है। लोग असलाह खरीदने के लिए बेताब हो रहे हैं। आप अकेले अकेले सारा माल हजम करना चाहते हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं आफाक। अगर माल पकड़ा गया तो किसका फायदा होगा? तुम उस पर एतबार करो, मैं तुम्हारा हिस्सा पूरी ईमानदारी से तुम्हें दूंगा। चाचा जी, हमारे पेशे में ईमानदारी। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? मेरे पास आप पर एतबार करने के सिवा कोई रास्ता है भी नहीं। आप मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हो आफाक? ठीक है, तो फिर आप जमान से राब्ता करें, उसे सब मालूम है। अच्छा, मैं चलता हूँ, तुम फिक्र न करना। वैसे भी हम बाहर ही मिलते हैं। हाँ, लेकिन अब हम लोग सेलिब्रिटीज बन गए, इसलिए पब्लिक लाइफ भी मुश्किल हो गई है। जी हाँ, ये एजाज भी आप ही ने बख्शा है मुझे। तुम हर वक्त जली कटी क्यों सुनाते रहते हो? अच्छा छोड़ो, ये बोलो कैसे आना हुआ? आंटी घर पे नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से मायरा चेची के घर गई हैं। आप ही को भी मिले हुए कितना अरसा हो गया। पता नहीं तौसीफ भाई अभी भी मुझे आप ही से मिलने की इजाजत देंगे या नहीं।
کہو تو اجازت لے لو. یہ نیک کام بھی کر دو تو کیا حرج ہے. ویسے میں اس کام کے لیے نہیں آئی. تم بیٹھو نا, میں چائے لے کر آتا ہوں. نہیں رہنے دو. نعمان کہہ رہا تھا کہ تم لندن جانے کا سوچ رہے ہو. اچھا, میں نے تو سے ایسی کوئی بات نہیں کی. اچھا, اس کا خیال ہوگا. چلا جاؤ. نہیں, میرا مطلب ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں. اگر کوئی اور کام ہے تو نہیں جاتا. راہیل, تمہارے جانے کے بعد میں بہت اکیلی ہو جاؤں گی. وہ تو تم ویسے بھی ہونے والی ہو. کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے میری بیوی کو میرا اتنا تمہارے سے ملنا پسند نہ ہو. تم شادی کر رہے ہو؟ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, میرا مطلب ہے ہاں شادی کرنی چاہیے. کس سے کر رہے ہو؟ کرنا تو اس سے چاہتا تھا جو میرا ساتھ مانگتی ہے, پھر میرا ساتھ دینے سے ڈرتی ہے. میں کچھ سمجھی نہیں. میں سمجھ گیا. خاموش کیوں ہو؟ جو دل میں ہے کہہ دو. دیکھو نا میرا, تم ظفر کو یاد تو کرو, پر اس کی یاد میں اپنی زندگی برباد تو نہ کرو. میں نے اپنی زندگی کے لیے ایک مقصد چن لیا ہے. مقصد کے ساتھ ایک ساتھی بھی چن لو. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. کیسی ہو نمیرا؟ جی میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ ہی کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا. بھئی تم نے تو بہت نام کما لیا. جی یہ سب تو راہیل کی محنت کا پھل ہے. میں چلتی ہوں. کسی کام سے آئی تھی کیا؟ جی. تو ہو گیا کام؟ جی نہیں, ابھی کچھ کام باقی ہے. اور میرا میں تمہیں بات تک چھوڑا. تھینک یو. خدا حافظ آنٹی. خدا حافظ. جس کام سے آئی تھی وہ کیا کیوں نہیں؟ پھر صحیح, تم یہی ہو نا؟ ابھی فیصلہ نہیں کیا. نہ جانے کا فیصلہ کر لو. حکم دے رہی ہو؟ یہی سمجھ لو. صحافی سیاسی لیڈروں کی دھمکیوں سے ڈرتے نہیں؟ میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں. پھر کس حیثیت سے حکم دے رہی ہو؟ ایک دوست کی حیثیت سے. دوست؟ مجھے تمہاری دوستی پر فخر ہے. میں بالکل سمجھ گیا آپ کیا چاہتے ہیں. تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ماجد سب سے اہم گواہ ہے, اسے راستے سے ہٹانا ہوگا. باقی سب کمزور ہے اور مزید کمزور پولیس خود کر دے گی. بس اس کے لیے ان کی کچھ جیب گرم کرنا پڑے گی. پیسے کی تم فکر مت کرو, مگر ماجد کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے گا؟ ذکاوت صاحب, پیسے میں بڑی طاقت ہے. بس پولیس سے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا ہوگا اور پھر فوڈ پوائزننگ سے وہ مر جائے گا. لیکن اس کے بیانات؟ ذکاوت صاحب, مرے ہوئے انسان کے پرانے بیانات کو بآسانی جرح کے ذریعے خارج کروا دیا جائے گا, اور وہ خود تو موجود نہیں ہوگا جوابی بیان کے لیے. بڑے دنوں کے بعد کچھ سکون ملا ہے. آپ ہاتھ تنگ مت کیجئے, باقی سب مجھ پہ چھوڑ دیجئے.
اب یہ بتاؤ کہ اس کام میں ٹائم کتنا لگے گا؟ ٹائم تو لگے گا. زکالا صاحب آپ کے مرید تو ہزاروں میں ہے نا؟ ہاں. آپ ان سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یعنی انہیں آفاق کے لیے سڑکوں پر لے آئیں، ہنگامہ کروائیں، کچھ کو زخمی کروا دیں، کچھ کو مروا دیں. اس طرح پولیس بوکھلا جائے گی، ہمارا کام آسان ہو جائے گا. یہ ٹھیک ہے، میں کچھ کو اسلحہ بھی دے دوں گا. یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، یہ کام میں جلدی کرواتا ہوں. میں نے آفاق سے بات کر لی ہے. مال بکتے ہی تم لندن چل جانا. بلال کا کیا ہوگا؟ اس کا پاسپورٹ میں نے بنا لیا ہے. اس کو ساتھ لے جانا ضروری ہے. ہاں ظاہر ہے، بلالی کے لیے تو اتنے پیسے دیے. چند برسوں کی بات ہے، پھر بلال ہی آفاق کی جگہ لے گا اور ہمیں آفاق جیسوں کی غلامی سے نجات دلائے گا. پر نمیرا مان جائے گی؟ ابھی میں منسٹر ہوں، میری سنوائی ہوتی ہے. ہم بلال کو نکال لے جائیں گے، نمیرا کو خبر بھی نہیں ہوگی. ویسے ہمیں ساتھ جانا چاہیے. نہیں، اس طرح خطرہ بڑھ جائے گا اور پھر برطانیہ میں بلال کے اسائلم کے لیے ثبوت وغیرہ بھی تو اکٹھے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، میں بلال سے مانوس ہونے کی کوشش کرتی ہوں. یہ ٹھیک ہے. لیکن ہم رہیں گے محسن کے پاس ہی، کسی کو شک نہیں ہوگا. ہاں، تم تیاری کرو. آفاق بچ جائے گا. اب اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا. بیچاری عدیلہ. برف پہ چلنے سے، برف پہ چلنے سے تم نے لوگوں کو ہمارے آنے کی اطلاع نہیں دی تھی؟ دی تھی سرکار. تو پھر کہاں ہے سب؟ بولتا کیوں نہیں؟ کیا بتاؤں سرکار، لوگ بدزن ہو گئے ہیں جی. کیوں؟ ہم ان کے روحانی پیشوا ہیں اور ان کو بہت کچھ نواز سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو پھر اپنے بچوں کو نہیں بچا سکا وہ ہماری مدد کیا کرے گا. ان لوگوں کو اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کب سے آ گئی؟ سرکار ٹی وی سب دیکھتے ہیں اور پھر شاد آباد والے بھی ان کے کان بھرتے رہتے ہیں. وہ تو آ کر ان سب کو بہکاتے ہیں. نہیں سرکار، یہ لوگ خود وہاں جاتے ہیں. کیوں؟ ہم انہیں ہر چیز یہاں نہیں دیتے کیا؟ شاد آباد سے لڑکیاں اور عورتیں کڑھائی کا کام لے کر آتی ہیں اور ان کے بچے بھی وہیں اسکول جاتے ہیں. تو تم انہیں منع نہیں کرتے؟ بہت منع کیا جی، پر وہ نہیں سنتے جی. تم ان لوگوں کو ہمارے غضب سے ڈراؤ، دھمکاؤ اور لالچ دو.
सब करूंगा जी, पर क्या? ये लोग आफाक साहब से बहुत तंग थे। मैंने आपको कई मरतबा बताने की कोशिश भी की, पर आपने तवज्जो ही नहीं दी। ठीक है, मैं सोचता हूँ कुछ। तुम अपना काम करते रहो। सरकार, आप किस लिए आए थे? आफाक के वकील ने कहा था कि अपने मुरीदों को कहें कि थाने और कोर्ट के बाहर जुलूस निकालें, तोड़ फोड़ करें, हंगामा करें, ताकि पुलिस आफाक को रिहा करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन यहां की तो हवा का रुख ही बदल गया। आपने आने की इत्तला ही नहीं दी? बस दादी माँ का हुक्म था तो चलाया। तो आप दादी माँ के बुलाने से आए हैं? अरे मोहसिन बेटा, तुम कब आए? मैं तो तुमसे खुद ही मिलने आने वाली थी। तुम्हारा कब से प्रोग्राम बन गया लंदन जाने? वो माँ जी, मैं ऐसे ही जा रही थी, बस मोहसिन से मिलने का दिल बहुत चाह रहा था। सखावत चचा के साथ जो भी हुआ, मुझे उसका काफी दुख है। हाँ, हमें भी बहुत दुख है, पर क्या किया जा सकता है। पता नहीं अब क्या होगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया कि लंदन में अपना घर बना लिया। अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे महल हो या झोपड़ी। झोपड़ी में रहने वालों को जब महल मिल जाए ना, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। अम्मी, मैं अदीला आंटी से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सबसे मिल लेना, पहले शुजात से मिल लो। चलो शाबाश, उठो। ये नजमा बार बार लंदन जाने का जिक्र खूब कर रही थी। लेकिन उनके लिए लंदन जाना कौन सी बड़ी बात है? ये तो मैं नहीं जानती छोटी या बड़ी बात, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है। मैं नजमा को अच्छी तरह से जानती हूँ। बहरहाल तुम बहुत होशियार रहना। किससे? किसी भी अनहोनी से। हाँ ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को। ओके। शौकत, हमें बड़ी तादाद में लोग चाहिए। ठीक है सरकार, मैं और लोगों को बुलाने की कोशिश करता हूँ। तुम इन लोगों को हर तरह का लालच दो, इन सबको जमा करो, मैं खुद बात करूंगा। बेहतर सरकार। मैं तैयार होके आता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, हम पुश्तों से तुम्हारे रूहानी पेशवा रहे हैं और तुम्हारी दाद रसी करते रहे हैं, लेकिन आज एक मामूली बदकिरदार लड़की के बहकावे में आकर तुम लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। इसका अंजाम जानते हो? वो लड़की नुमैरा एक दिन भाई साहब की सारी दौलत समेट कर तुम सबको छोड़कर चली जाएगी। मेरा बेटा आफाक बेगुनाह है, नुमैरा ने ही मेरी बेटी को बहकाया और अपने घर में पनाह दी और फिर उसे मरवा दिया। सिर्फ इसी पर बस नहीं किया उसने, बल्कि इस कत्ल का इल्जाम वो आफाक पर लगाना चाहती है। तुम जानते हो ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कि वो मुझे और मेरे भाई साहब को हटाकर खुद इलेक्शन में खड़ा होना चाहती है, और वो ये सब भी भाई साहब की दौलत से ही कर रही है।
देखो, तुम उस लड़की के फरेब के जाल में मत आओ। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। यही हमारे मरहूम बुजुर्गों का वतीरा रहा है। एक बात याद रखना, इस आस्ताने को छोड़कर जाने वाले पर हमारे पीर और मुर्शद शफात अली साहब का अजाब नाजिल होगा। हमारे खुदा तरस पीर साहब ने आप सब लोगों से आफाक साहब की मदद की अपील की है। कल सबको अदालत के बाहर धरना देना होगा और अदालत को मजबूर करना होगा कि वो आफाक साहब को छोड़ दे। ठीक है, तो कल सब तैयार रहना। सबको खाना मुफ्त, सवारी और नगद इनाम भी मिलेगा। आओ भाइयों, आफाक के लिए हम सब दुआ करें। तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। मेरा घर उजड़ गया, मेरी ताबिंदा मर गई। मेरा आफाक जेल चला गया। चाची, हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह हमारी मदद करेगा। क्या तुम्हें पता है, आफाक ने ताबिंदा को कत्ल कर दिया है। चाची, अब अपने जहन पर बोझ मत डालें प्लीज। हसन, मुझे नुमेरा की आह लगी है। हमने उसे बहुत तंग किया था ना, उसी की बद्दुआ हमें ले डूबी। तुम कब आए? मुझे आफाक और ताबिंदा के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। मैंने वकील करवाया है। मुझे उम्मीद है कि आफाक की जल्दी जमानत हो जाएगी। शुजात भाई तो मिनिस्टर हैं, उनसे कुछ कहो। मैं बाबा से बात करता हूँ। इसका कोई फायदा नहीं। वैसे भी इतनी पब्लिसिटी के बाद तो भाई साहब को अपने आप को बचाना मुश्किल हो गया। वो क्यों? उन्होंने क्या किया है? वही सब जो आफाक किया करता था, असलहे और मनशियात का बिजनेस। फर्क सिर्फ इतना है कि आफाक पर्दे के सामने रहता था और भाई साहब पर्दे के पीछे। मैं चलता हूँ। आप इस चच्ची का और अपना ख्याल रखिएगा। ट्रांसपोर्ट का इंतजाम हो गया? लोग आ गए? ट्रक और बसें तो आ गए हैं जी, पर क्या? बस यही लोग आए हैं। ये बाकी कहाँ है? सरकार कर अदालत के बाहर जो बम धमाका हुआ उसकी खबर सबने सुन ली है। डर गए हैं लोग। अब हर रोज तो धमाके नहीं होंगे, बुलाओ बाकी लोगों को भी। सरकार वो नहीं आएंगे जी। तो फिर इनको भी भेज दो, मुझे इनकी भी जरूरत नहीं है। वो बस और ट्रकों का किराया, और ये लोग भी कर्जे की माफी चाहते हैं। किराया? ठीक है, कोई दे दिला के रुखसत करो उन्हें। और इन लोगों के लिए किस चीज की कर्जा माफी जब काम ही नहीं हुआ? निकालो इन्हें से, भेजो वापस। बाहर जाओ भाई, जाओ बाहर, निकालो उनको भाई।
परेशान लग रहे हो मुझसे। ज़काओ चाचा के घर गया था दादी माँ। अपना किया भुगत रहे हैं। दादी माँ, क्या आप जानती हैं आफाक के उन तमाम नाजायज धंधों में अब्बू का बराबर का हिस्सा है? बाप के गिरफ्तार होने पे खौफजदा? नहीं। फिर क्या बात? मुझे अपने वजूद से नफरत आ रही है कि ऐश और आराम की जिंदगी, क्या हक है मेरा इस पे कि शान शौकत, ये इज्जत, ये दौलत इन तमाम बेकसूरों की जिंदगी बर्बाद करके हासिल की है? उनकी आहें, उनकी बद्दुआएं दादी माँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पीछा कर रही हैं। इसीलिए यहाँ से भाग जाना चाहते? यहाँ वहशत होती है दादी माँ मुझे, वहां कम से कम मैं अपनी मेहनत की रोटी तो खाता हूं। दादी माँ, क्या आप ये सब रोक नहीं सकती? तुम क्यों नहीं रोक लेते? कैसे रोकूं दादी माँ, कैसे रोकूं? मुझसे मैं नहीं कहती ये सब कुछ आसान, लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन भी नहीं। नहीं सुनेंगे दादी माँ वो मेरी बात, कभी नहीं सुनेंगे। इन जैसे न जाने कितने हैं जो इस मुल्क की जड़ें खोखली किए जा रहे हैं, लूट रहे हैं, मासूम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा किए जा रहे हैं। कुछ करने के लिए सियासी ताकत की जरूरत होती, और तुम जैसे सच्चे नौजवान ही इस मैदान में आगे आ सकते हैं। मगर ये सबके बस की बात नहीं है दादी माँ। मगर भाग जाना भी तो इस मसले का हल नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए वकील साहब बैठिए। कहिए, वसीयत तैयार कर ली आपने? जी बेगम साहबा, वसीयत तो मैंने तैयार कर ली, मगर मुझे आपकी सिफारिशात से इख्तिलाफ है। आप इसलिए ये सब कह रहे हैं क्योंकि आपको हकीकत का इल्म नहीं है। माफ कीजिएगा बेगम साहबा, नुमैरा साहबा का तो कोई हक नहीं बनता। हाँ, अगर आप अपनी जायदाद जफर के बेटे के हवाले कर देती तो मुझे कोई एतराज ना होता। मैंने जायदाद उसी को सौंपी है जो इसका हकदार है, इसको संभालने के काबिल। चलें, जैसी आपकी मर्जी। आप इस पे दस्तखत कर दें। शुक्रिया बेगम साहब, मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम। जी, खुदा। माँ जी, वकील साहब क्यों आए थे? कुछ काम था इसलिए बुलवाया था उनको मैंने। अच्छा अच्छा। माँ जी, आप इंसाफ करेंगी, मुझे तो पूरी उम्मीद है आपसे। शुजात ने आपकी बहुत खिदमत की है। अभी मैं जिंदा हूँ और खिदमत कर लो। दौलत संभालना बड़े ज़र्फ का काम है माँ जी, और जिसने कभी दौलत देखी ना हो उसके हाथ मुफ्त की दौलत लग जाए तो वो उड़ा देगी इसे। ठीक कहती हो तुम। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं आपको किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दूं। मौत का भी किसी के पास कोई इलाज नहीं आया, और बुढ़ापे का स्पेशल डॉक्टर अभी नहीं बना। जी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है मुझे क्या करना।
बर्फ पे चलने से